हेलो बच्चों, तो आज क्लास 10 फिजिक्स का लाइट का तीसरा लेक्चर है। तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, रिफ्लेक्शन के बारे में सीखा, और इसका जो जस्ट पहले का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, सेंटर क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या होता है। तो उस फोकस को समझने के पहले समझते हैं कि पैरेलल रेज का कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल रेज कैसे क्रिएट होती है। तो जैसे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और वो लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब लाइट का सोर्स है। सोर्स का मतलब क्या होता है? जो चीजों को क्रिएट करता हो। लाइट के सोर्स का मतलब है कि वो लाइट क्रिएट करेगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास एक बल्ब है, एक छोटा सा बल्ब है ये वाला, और ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस बल्ब से लाइट रेज निकलेंगी और सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगी इस तरीके से। अभी तो हम लोग इस सोर्स से बहुत दूर तो नहीं, थोड़ी दूर तक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग नोटिस करें कि हम लोग यहां पर ये दो रेज लेते हैं और उतनी डिस्टेंस पर अगर इतने रीजन की दूसरी रेज ले लें यहां पर, तो अगर हम लोग इन दो रेज की बात करें तो ये दो रेज कुछ ऐसी हैं इस तरीके से, और अगर यहां के दो रेज की बात करें तो ये दो रेज ऑलमोस्ट ऐसी हैं। अगर और दूर चले जाएं तो एक चीज देखना है कि ये पैरेलल होती चली जा रही है। तो अगर हम किसी सोर्स से बहुत दूर निकल जाएं, जैसे अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात करता तो ज्यादा डिस्टेंस पर हम लोग ऐसे बात करते कि ये वाली रेज जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर यहां पर कोई दो रेज लेते हो तो ज्यादा पैरेलल होती चली जाती है। तो अगर हम लोग किसी सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो हमें रेज दिखाई दे रही होंगी किसी छोटे से रीजन में, वो कैसी दिखाई देंगी? पैरेलल दिखाई देंगी। पैरेलल का मतलब समानांतर दिखाई दे रही होंगी। तो जैसे हम लोगों का लाइट का मेन सोर्स क्या है? हम लोगों का लाइट का मेन सोर्स है सन, और सन की अर्थ से डिस्टेंस बहुत बड़ी है। तो सन की अगर अर्थ से डिस्टेंस बहुत बड़ी है तो इसका क्लियर सा मतलब है कि सन से हम तक अगर किसी रीजन की हम कुछ रेज को ऑब्जर्व करते हैं तो सारी रेज कैसी दिखाई देंगी? पैरेलल दिखाई देंगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो सन से अर्थ तक रेज पहुंच रही हैं वो हमें कैसे दिखेंगे, मान लेता हूं सन बिल्कुल ऊपर है और सन ऊपर होता है, तो उससे जो अर्थ तक रेज पहुंच रही हैं, जिन रेज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक छोटे से रीजन में, अगर रीजन बहुत बड़ा ले लिया तो हो सकता है वो पैरेलल ना। इसका मतलब जो सनलाइट अर्थ पर पहुंचती, जिसका हम लोग यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट जिससे करेंगे, तो वो सारी लाइट्स कैसी होंगी? पैरेलल लाइट होंगी। तो हम लोग यहां से कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल लाइट है और उसका सोर्स पॉइंट सोर्स है तो डेफिनेटली वो जो सोर्स सिचुएटेड होगा वो कहां पर सिचुएटेड होगा? वो इनफाइनाइट पर सिचुएटेड होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब अर्थ से आने वाली रेज जो सन पर पड़ती हैं आकर के, वो रेज हमें कैसी दिखाई देंगी? हमें पैरेलल दिखाई देंगी। इतनी बात क्लियरली समझ में आती होगी। अगर इतनी बात समझ में आती है तो इस डिस्कशन को अब और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने जो मिरर्स पढ़े थे उसमें से एक मिरर था कॉनकेव मिरर। हम लोगों ने इसका नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो दबी होनी चाहिए और जो पॉलिश सरफेस है वो उभरा हुआ होना चाहिए। तो अगर उभरे हुए पार्ट को हम लोग पॉलिश कर दें इस तरीके से, तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। इस मिरर के बारे में लोग डिटेल में पहले, इसका कंस्ट्रक्शन इसके बारे में डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक्चुअली 10th लेवल में जो प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन की जाती है वो ऐसे ही डिफाइन की जाती है कि हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल कॉनकेव मिरर है तो कोई लाइन जो उसको इक्वली डिवाइड करती है, जिसके अबाउट वो सिमेट्रिकल होता है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हाँ, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो डेफिनेशन स्लाइटली शिफ्ट करेगी।
ऐसा जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस इसके सिमेट्रिकल ही होगी, लेकिन फिलहाल अगर 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वही प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो लाइन हो गई ये क्या हो गई, ये हम लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां भी कट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम लोग पोल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल समझ में आता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर, तो चूंकि स्फेरिकल मिरर है तो किसी स्फीयर का टुकड़ा होगा ये, और उस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर कहलाएगा। तो ये मिरर का सेंटर हो गया। सेंटर को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंटर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। इज दैट ओके? अब बात करते हैं कि अगर इस मिरर पर रेज पैरेलल पड़ती है, तो अगर एक एक्सपेरिमेंट करोगे कि एक कॉनकेव मिरर लो जो कि तुम्हारी बुक में गिवन है और उस पर सनलाइट ऐसे डालो, तो देखोगे कि वो रेज एक जगह से कन्वर्ज होकर के जा रही होंगी। तो अगर यहां पर हम लोग पैरेलल लाइट डालते हैं, सन रेज डालते हैं और सन रेज को इस तरीके से डालते हैं ऐसे, तो हम लोग एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्टेड रेज को मैं अलग कलर से बना देता हूं, सपोज ये कलर, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस पॉइंट से जा रही है। ये जो इस कलर से रेज मैं बना रहा हूं वो रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट से जा रही है ऐसे, कुछ इस तरीके से ऐसे जा रही है। और जिस पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि जो रेज बाहर निकल के जा रही है, ये वाली रेज, अगर एक रे ऐसे आती इस तरीके से तो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाती इस तरीके से, तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर इन रेज से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें इस जगह पर दिखाई देगा। एक्चुअली यही जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस बोलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही पॉइंट से निकल के बाहर जाती है, और वही पॉइंट हम लोगों का क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो फोकस के बारे में यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फोकस सेंटर और पोल के बीच में लाई करता है, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये पता चलेगा कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो सेंटर और पोल के बीचों बीच लाई करता है। मतलब सेंटर से पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो फोकस से रिलेटेड दो बातें समझ में आ गई कि फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज बिटवीन सेंटर एंड पोल। जो कॉनकेव मिरर का फोकस होगा वो सेंटर और पोल के बीच में लाई करेगा, और जो फोकस होगा वो सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि फोकस डिवाइड्स line CP in two equal parts। कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो लाइन CP को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो एक पॉइंट और भी क्लियर होता है कि जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकस लेफ्ट साइड पर होता है, मतलब पोल के लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट करेगा, और फोकस इसको हम लोग बोल देते हैं, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस से जो पोल की जो डिस्टेंस आती है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एक पॉइंट और भी समझ लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ
फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल से फोकस की जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो चूंकि हमें पता है कि जो फोकस है वो सेंटर और पोल के बीचों बीच लाई करता है, और सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस हम लोगों को पता होती है। सेंटर से जो पोल तक की डिस्टेंस होती है इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू आती है वो फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस की आधी आएगी। इसका मतलब उस कॉन्केव मिरर का जो भी रेडियस होगा उस रेडियस की जो हाफ लेंथ आ रही होगी वही फोकल लेंथ के इक्वल आएगी। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये वाला डिस्कशन जो था वो डिस्कशन कॉन्केव मिरर का था। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट स्लाइड समझने की कोशिश करते हैं कि रेज आखिर यहीं पर क्यों मिले आगे। फिर आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एक्चुअल कैलकुलेशंस क्या होंगे कि फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस की हाफ आती है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहले सारे फैक्ट समझ लेते हैं, फिर इसके कंसेप्चुअल पार्ट में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि कॉन्केव मिरर है, तो अगर ये कॉन्केव मिरर है तो जो दबी हुई साइड होगी वो कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग, और जो उभरी हुई साइड होगी वो कौन सी होगी, पॉलिश्ड होगी। इस मिरर का यहां पर फोकस लाई करेगा जिसको हम लोग लिखते हैं F से, यहां पर पोल लाई करेगा P, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इस लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब जैसे मैंने बोला कि एक रे यहां से आई इस तरीके से, तो जब ये मिरर पर इंसिडेंट हुई है तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी। तो ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट के लिए मिरर का काम करेगी, प्लेन मिरर का काम करेगी। तो अगर प्लेन मिरर का काम करेगी तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते, और जो परपेंडिकुलर होगा वो कहां से जाएगा, एक्चुअली इसको मैंने मान लिया कि ये सेंटर है, तो जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से होकर के पास करेगा। किसी भी सर्किल का टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो तो सेंटर से पास करेगी। तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ये बात हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो भी एंगल बनाया होगा इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल आता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो नॉर्मल के दूसरी साइड से जाती है। तो ये बात तो ऑब्वियस हो गई थी कि रिफ्लेक्टेड रे को इसी साइड से जाना होगा। इसका मतलब जो भी जहां से भी रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस को C और P के बीच में कट करेगी। तो जब इसके कैलकुलेशंस पूरे करेंगे तो ये पता चलेगा कि जो फोकस आएगा वो सेंटर और पोल के बीचों बीच आएगा। अब यहां पर एक बात आती है कि क्या सारी रेज यहीं से पास करेंगी, तो उसके लिए कंडीशन है। पहले हम लोग समझते हैं किसी लेंस का अपर्चर क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने ये लेंस डिफाइन कर लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसको अपर्चर से रिलेट करते हैं। तो ये जो टोटल लेंथ आ गई दिस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ लेंस, नहीं मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये मिरर का अपर्चर कहलाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी कॉन्केव मिरर का अपर्चर छोटा है मतलब वो मिरर कुछ इतना है। अगर किसी कॉन्केव मिरर का अपर्चर छोटा है तो अगर अपर्चर छोटा है तो जो रेज रिफ्लेक्शन शो करेंगी वो रेज काफी कम होंगी, एक्सिस के पास वाली होंगी। एक्चुअली बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि यही रेज कहलाती है पैरेक्सियल रेज। तो दीज रेज आर पैरेक्सियल रेज। और जब पैरेक्सियल रेज का अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो पता चलता है कि जितनी भी रेज एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो सारी कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगे। तो या तो बोल सकते हैं कि किसी मिरर का अपर्चर अगर कम है तो उससे केवल पैरेक्सियल रेज का मतलब जो रेज एक्सिस के बहुत क्लोज हैं
वो केवल इंसिडेंट होंगी, वही केवल रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो सारी फोकस से पास करेंगी। लेकिन अगर किसी मिरर का अपर्चर बहुत बड़ा है तो जो एक्सिस के पास रेज होती है उन्हें बोलते हैं पैराक्सियल, और जो एक्सिस से दूर रेज होती है वो मार्जिनल। तो जो मार्जिनल रेज होती है वो अलग फोकस होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर अपर्चर काफी छोटा है तो जितनी सारी रेज हमारे मिरर पर पड़ेंगी वो सारी कहां से जाएंगी, फोकस से। लेकिन अगर अपर्चर बड़ा हो गया तो उस केस में फोकस के अलावा भी कहीं से रेज जा सकती है। इसका मतलब हम लोग आगे का जितना भी डिस्कशन करेंगे वो केवल पैराक्सियल रेज का करेंगे। और पैराक्सियल रेज का मतलब होगा कि मैं एक ऐसे लेंस की, एक ऐसे मिरर की बात करूंगा जिसका अपर्चर छोटा है, जिसका साइज छोटा है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे का जो भी डिस्कशन होगा वो केवल छोटे अपर्चर के मिरर्स के लिए होगा। मतलब हम लोग केवल पैराक्सियल रेज की बात कर रहे होंगे, हम लोग मार्जिनल रेज की बात अभी नहीं करेंगे। और जब हायर फिजिक्स पढ़ेंगे, अगले क्लासेस में जाएंगे, तो वहां पर मार्जिनल रेज की भी बात करेंगे। तो जितनी भी पैराक्सियल रेज है, मतलब वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी रेज एक ही पॉइंट से पास करेंगी और उसी पॉइंट को बोलेंगे कि ये कॉन्केव मिरर का फोकस कहलाएगा। तो फोकस की अभी बात मैंने केवल कॉन्केव मिरर के लिए की है। तो वहां से अगर फोकस की डेफिनेशन बनाई जाए तो डेफिनेशन बहुत सिंपली बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती हुई दिखाई देती हैं उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो ये बात मैंने केवल किसके लिए की है? ये बात मैंने केवल कॉन्केव मिरर के लिए की है अभी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जब कॉन्केव मिरर पर पड़ेंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस भी पॉइंट से जाती हुई दिखाई देंगी उसी पॉइंट को बोलेंगे फोकस। और ये बात हम लोग सीख चुके हैं कि फोकस सेंटर और पोल के बीच में लाई करेगा और वो बीचों बीच लाई करेगा। मतलब सेंटर से पोल को मिलाने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब जो फोकस होगा वो पोल और सेंटर का मिड पॉइंट कहलाएगा। मतलब जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी वो फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस की आधी आएगी। क्यों आधी आएगी? क्योंकि सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग पहले डिफाइन कर चुके कि ये मिरर का, स्फेरिकल मिरर का रेडियस कहलाता है। तो ये बात सिंपली समझ में आ गई होगी। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन केवल कॉन्केव मिरर्स के लिए था। अब देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर में एक और भी मिरर आता है, और वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ चुके थे। वो क्या था कि जो दबा हुआ साइड है वो पॉलिश्ड है और जो उभरा हुआ साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो अगर मैं यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर बनाता तो ये हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर है। दबे हुए साइड को हम लोगों ने पॉलिश कर दिया और जो उभरा हुआ साइड था वो रिफ्लेक्टिंग था। और इसको ये एक से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिस लाइन के अबाउट ये पूरा का पूरा मिरर सिमेट्रिकल है। तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर भी कट करती है उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। अब की बार अगर बात की जाए कि इस मिरर का सेंटर कहां पर होगा, तो इस मिरर का जो सेंटर आएगा अब की बार वो लेफ्ट साइड पर होगा, राइट साइड पर होगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जिस भी स्फीयर्स का पार्ट होगा उसका सेंटर तो राइट साइड पर है। इसका मतलब वो सेंटर यहां पर है, इस जगह पर। जो हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका सेंटर मिरर के राइट साइड पर लाई करता है, और जो कॉन्केव मिरर होता है उसका सेंटर मिरर के लेफ्ट साइड पर लाई करता है। और पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब वही बातें जो कॉन्केव मिरर के लिए वैलिड थी वो सारी बातें अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें वैलिड कराना है। तो हम लोग यहां पर सपोज सनलाइट यूज कर लेते हैं। अब इसके अपर्चर की बात करोगे तो इसका अपर्चर काफी बड़ा है, और मैंने बोला है कि हम लोग क्लास 10th में जो भी डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन केवल पैराक्सियल रेज का होगा। इसका मतलब हम लोग छोटे अपर्चर के मिरर्स की बात करेंगे। तो अगर सनरेज की बात करें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, तो ये वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही। और दूसरी बात, ये वाली जो रेज है वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में भी है। तो अगर ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में, इसका मतलब
हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं। हम लोग उन रेज की बात कर रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हैं। तो मतलब हम लोग पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग, फिलहाल मैं बना सारी रेज देता हूं, लेकिन डिस्कशन केवल उनके लिए वैलिड है कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज हैं। तो जब हम लोग यहां पर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि ये सारी रेज तो इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच में फिर एक पॉइंट लाई करता है जिसको F बोलते हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी रेज इसी पॉइंट से जाती दिखाई देती है। अब की बार एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर अब कोई भी रे मिरर के दूसरी तरफ तो जा नहीं सकती, क्योंकि केस रिफ्लेक्शन का है। इस साइड को हम लोगों ने पॉलिश कर दिया, तो ये बात श्योर है कि रिफ्लेक्शन होगा और रेज उसी साइड पर वापस भी आ रही होंगी। तो ये वाली इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से जाएगी। तो इस वाले मिरर में एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही, बट एक्चुअली नहीं दिखाई दे रही। एक्चुअली यहां पर मीट भी नहीं कर रही थी। पिछले केस में क्या था कि फोकस से एक्चुअली आ रही थी वो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो अब अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसका फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? उसका फोकस डिफाइन करने का तरीका समझ में आ गया होगा कि किसी कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट से जाती हुई दिखाई देंगी, इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। और फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस के बारे में एक बात समझ में आ रही है। फोकस के बारे में पहली बात, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर lies between pole and center of mirror। जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा वो फोकस मिरर के पोल और सेंटर के बीच में लाई करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि वो जो फोकस है वो इसके बीचों बीच लाई करेगा। तो कह सकते हैं कि फोकस लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड center of the mirror, center of spherical convex mirror। एक बात और लिख सकते हो कि फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हो। फोकस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल F। अब चूंकि फोकस सेंटर और पोल के बीचों बीच लाई करता है, तो इस लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये क्या था? मिरर का पोल था और ये फोकस था। तो पोल से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ। तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर is called focal length of convex
mirror and this length is usually represented by letter small f. तो यहां पर ये पॉइंट भी लिख देते हैं, this length मतलब focal length is usually represented by small f. जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो यहां से फिर हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो दोनों मिरर्स के लिए कुछ बातें सेम आ गई, और वो कौन सी बातें थी कि दोनों मिरर के केस में जो फोकस लाई करेगा वो सेंटर और पोल के बीचों बीच लाई करेगा, और फोकस की जो पोल से डिस्टेंस आएगी इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और दोनों मिरर्स के केस में जो फोकल लेंथ आएगी वो रिस्पेक्टिव मिरर्स के रेडियस के हाफ के इक्वल आ रही होगी। तो फोकस की अब जो इन जनरल डेफिनेशन बना लेते हैं कि फोकस फॉर स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में दो मिरर्स आते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर आता है और दूसरा कॉन्केव मिरर आता है। तो अब हम लोग अगर यहां पर फोकस डिफाइन करें स्फेरिकल मिरर्स के लिए तो वो क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट से रियली या वर्चुअली आती हुई दिखाई देती है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो रियली किस केस में दिखाई दे रहा था, जैसे हम लोगों ने लिया ये वाला मिरर, ये वाला कौन सा मिरर था, कॉन्केव मिरर था, और हम लोगों ने बात करी उन रेज की जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें जो बाकी रेज दिखाई दे रही होंगी ये वाली रेज, तो ये वाली रेज ऐसे दिखाई दे रही होंगी इस तरीके से। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी रेज ऐसा लग रहा है कि इस कॉमन पॉइंट से आ रही। लेकिन जब हम लोगों ने बात करी थी दूसरे मिरर की, और ये वाला कौन सा मिरर था, ये वाला मिरर था कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर यहां पर कुछ पैरेलल रेज आ रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के पास भी है, तो इस केस में अगर रिफ्लेक्शन के बाद की हम लोग रेज लेते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद की रेज कुछ ऐसे जाती इस तरीके से। तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली रेज एफ से आ रही है, एक्चुअली एफ से आ नहीं रही है। तो यहां पर फोकस की एक डेफिनेशन आ गई कि स्फेरिकल मिरर्स मतलब कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे डिफाइन करना है। तो स्फेरिकल मिरर का फोकस डिफाइन करने का तरीका है कि पैरेलल आने वाली रेज, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट से रियली या वर्चुअली आती दिखाई देती है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। और एक बात और भी क्लियर है कि फोकस हमेशा सेंटर और पोल के बीचों बीच लाई करता है। सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसी भी स्फेरिकल मिरर का उसकी रेडियस के हाफ के इक्वल आता है। तो फोकस को हम लोग इन जनरल डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये कौन सा मिरर था, ये मिरर था कॉन्केव मिरर, और ये वाला कौन सा मिरर था, ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर था। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर जो रेज पैरेलल आई वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से पास कर गई, तो एक ही कॉमन पॉइंट था। अब इस केस में जो रेज पैरेलल आ रही है इस तरीके से, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से डाइवर्ज होती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से ही निकल के आ रही है, बट एक्चुअली उस पॉइंट से आ नहीं रही है। तो यहां पर हम लोग फोकस को डिफाइन कर सकते हैं कि फोकस इज अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज आर कन्वर्जिंग एट दैट, और फोकस इज अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज डाइवर्जेस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो यहां पर इन जनरल डिफाइन कर लेते हैं कि फोकस इज अ पॉइंट where parallel rays after reflection converge करने का मतलब वहां पर मीट करती हूं।
focus is a point where parallel rays after reflection converge or diverge from that point. Actually लिखना चाहिए appear to diverge या seems to diverge from that point, क्योंकि वहां से एक्चुअली डाइवर्ज होती नहीं है, वैसा लगता है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें एकदम क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि स्फेरिकल मिरर का फोकस कैसे डिफाइन करना है। अब चूंकि यहाँ पर बात आई गई है डाइवर्ज और कन्वर्ज, वैसे डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि डाइवर्ज क्या होता है और कन्वर्ज क्या होता है, और कहां से कन्वर्जन हो सकता है और कहां से डाइवर्जन हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो लाइट के सोर्सेज हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सन है, कुछ भी है, तो जैसे हम लोगों ने कोई रियल सोर्स लिया लाइट का रियल सोर्स, तो रियल सोर्स में सपोज हम लोगों ने बोला कि हमारे पास एक बल्ब है, ये बल्ब है, तो ये बल्ब क्या करेगा, हमारे लिए लाइट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इससे जो लाइट निकलेगी, अगर उसको ध्यान से देखो तो इससे जो लाइट निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, इस तरीके से। तो जो लाइट रेज बल्ब से निकल रही है, दूर जाने पर वो और दूर होती चली जा रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। अगर हम लोग कोई और भी सोर्स की बात करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्यूबलाइट है, तो ये सपोज ट्यूबलाइट है, तो इससे जो लाइट रेज निकल रही होंगी वो लाइट रेज ऐसे जा रही होंगी, तो जैसे जैसे दूर जाते चले जाओगे तो इन रेज के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जितने भी रियल सोर्सेज होते हैं वो सारे सोर्सेज रेज को डाइवर्ज करते हैं, कभी कन्वर्ज नहीं करेंगे। तो जितने भी रियल सोर्सेज होते हैं उनसे जो भी लाइट रेज निकलती है वो हमेशा डाइवर्ज होती है। अब कन्वर्ज कब होती है, जब हमारे पास कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे मिरर हो गया, लेंस हो गया, तो उन केसेस में रेज कन्वर्ज भी हो सकती है। तो डाइवर्ज का मतलब जैसे जैसे रेज ट्रैवल करे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाए। अब जैसे मैं क्वेश्चन तुमसे पूछता कि कुछ रेज है ऐसी आ रही, कुछ रेज ऐसे आ रही थी, ऐसे, तो ये कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये कहीं पर जाकर के मिलने वाली, इसका मतलब ये कन्वर्ज हो रही है। अब फिर मैं बोलता है कि यहाँ पर एक मिरर या लेंस का कोई भी सिस्टम रख दिया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन इस सिस्टम पर पढ़ने के बाद इसने इनको पैरेलल कर दिया, इसका मतलब ये पास जाने वाली थी, ये जो रेस थी वो एक पॉइंट पर मिलने वाली थी, लेकिन इस ऑपरेटर्स ने क्या, कुछ भी था, मिरर था, लेंस था, उसने इनको दूर दूर कर दिया। इसका मतलब इस पार्ट का जो बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर है कि ये क्या करता है, जो रेज मिलने वाली उनको डाइवर्ज करने लगता है। तो इसका जो बिहेवियर हो गया वो कैसा हो गया, डाइवर्जिंग हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि कुछ रेज ऐसे आ रहे हैं, ये तो अपने आप ही कन्वर्ज होने वाले थे, यहां पर कुछ रखा था और उसने क्या किया, उसने रेज को इस तरीके से मूव करा दिया, इस तरीके से। एक्चुअली जो ये रेज थी वो यहां मिलने वाली थी, इस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, लेकिन मिल कहां पर गई, 2 पॉइंट पर। तो जो हमारे पास ऑपरेटर से सिस्टम रखा था उसने चीजों को और कन्वर्ज करा दिया, पहले से कन्वर्ज हो रही थी और इसने और कन्वर्ज करा दिया, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो बिहेवियर है वो कन्वर्जिंग बिहेवियर है। इसीलिए कभी कभी इनके नाम और भी रख दिए जाते हैं। जो हम लोगों ने 2 मिरर्स पढ़े हैं, एक मिरर पढ़ा था कॉन्केव मिरर, ये वाला मिरर ऐसे, और एक मिरर हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना कि रेज ऐसे आ रही थी, जो रेज है, अभी हम लोगों ने केवल पैरेलल रेज की बात करी थी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरीके से जा रही। इसका मतलब जो रेज पैरेलल जा रही थी उनको एक जगह मीट करा दिया, और अगर एक जगह मीट करा दिया तो इस मिरर का जो वर्किंग है वो कैसा वर्किंग है, इसका काम है रेज को कन्वर्ज करा देना। इसीलिए हम लोग इसका एक नाम और भी रख सकते हैं, और वो नाम क्या हो सकता है कि दिस इज कन्वर्जिंग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल हमेशा हम लोग यहां पर हिडन रखते हैं, तो दिस इज अवर कन्वर्जिंग मिरर। और एक्चुअली ये कौन सा मिरर था, ये कॉन्केव मिरर था। तो कोई पूछे कॉन्केव मिरर का बिहेवियर कैसा है, वो रेज को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, तो कॉन्केव मिरर का जो बिहेवियर है वो रेज को कन्वर्ज करने वाला बिहेवियर है। अब अगर दूसरे मिरर की बात करते, इस वाले मिरर की बात करते, तो ये तो हम लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई,
अब ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अगर कुछ रेज पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे जा रही है इस तरीके से। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पहले तो पैरेलल जा रही थी, बराबर बराबर चल रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ, अब वो दूर भागने लगी। इसका मतलब इस वाले मिरर ने क्या काम किया, इस वाले मिरर ने रेज को और ज्यादा डाइवर्ज कर दिया, या इस वाले मिरर ने रेज को डाइवर्ज करा दिया, और इसीलिए इस मिरर का एक नाम और भी रखा जा सकता है, एंड दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है रेज को पास में लाना, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है रेज को दूर ले जाना। सपोज मैं बोलता है कि दो रेज ऐसे जा रही थी, तो क्या ये रेज डाइवर्ज हो रही? यस, डाइवर्ज हो रही है। लेकिन अगर बीच में एक सिस्टम रखा होता और वो इन रेज को ऐसा कर देता, तो उस सिस्टम ने क्या किया, इनको कन्वर्ज करा दिया, और इसीलिए सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि इसका जो बिहेवियर है वो कन्वर्जिंग। इवन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि रेज तो पहले से डाइवर्ज हो रही थी, लेकिन ज्यादा डाइवर्ज हो रही थी, और अब थोड़ी सी कम डाइवर्ज हो रही। रेज पहले से भी डाइवर्ज हो रही थी और इसने थोड़ा सा कन्वर्ज किया, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, ये रेज डाइवर्ज हो रही थी और ये भी रेज डाइवर्ज हो रही है। लेकिन इसने क्या किया, पहले डाइवर्जन ज्यादा था, उसने क्या किया, डाइवर्जन को कम कर दिया। तो यहां पर जो भी सिस्टम रखा होगा मिरर या लेंस का, उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग। वो कन्वर्जिंग लेंस हो सकता है, वो कन्वर्जिंग मिरर हो सकता है। तो कन्वर्जिंग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो रेज को कंपैरेटिवली कन्वर्ज कर देते हैं। अगर ज्यादा डाइवर्ज हो रही थी तो कम डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज हो रही थी कन्वर्ज कर दिया। इसका मतलब वो कन्वर्ज का मतलब मिलाना, डाइवर्ज का मतलब दूर कराना। तो यहां पर ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जितने भी रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जो लाइट रेज निकलती है वो हमेशा कैसी होती है, डाइवर्जिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल रियल लाइट सोर्सेस आर कन्वर्जिंग इन नेचर। जितने भी लाइट के रियल सोर्सेज हैं जो एग्जिस्ट करते, रियल एग्जिस्ट करते, वो हमेशा रेज को कन्वर्ज कराते हैं, ना कि डाइवर्ज कराते हैं। हाँ, मिरर और लेंसेज के कॉम्बिनेशन या कुछ मिरर या कुछ लेंसेज सर्टेन सिचुएशन में रेज को डाइवर्ज भी करा सकते हैं, रेज को कन्वर्ज भी करा सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रे डायग्राम्स बनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ऑप्टिक्स में अगर कुछ ढंग से सीखना है तो ये सीखना है इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, रे डायग्राम कैसा होता है, उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है और क्या रिलेशन आता है, ताकि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता हो तो इमेज की पोजीशन पता चल जाए, इमेज की पोजीशन पता हो तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल जाए। ये पता चल जाए कि हमारी जो इमेज बन रही वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है या सीधी है, हमारी जो इमेज बन रही वो रियल है या वर्चुअल है। तो ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।